कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोग के कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है। एक बात मुझे ये कहना है कि सभी को मौका दिया जाता है, तो अगर मौका दिया जाता है तो उसका मतलब वैल्यू रखिए कि किसी के बात में कोई काटता नहीं है, बीच में टोका टोकी मत किया करिए। कोई बोलना शुरू हुआ तो बीच में आप लोग बोलना शुरू करते हैं, ये गलत बात है। सभी को मौका दिया जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मौका नहीं दिया जाता है। बुला बुला के मौका दिया जाता है, तो जब एक का बात खत्म हो जाए तो दूसरे को भी बोलने का मौका दिया करिए। हाँ, और जो बीच में बोलते रहते हैं ना, वो गलत बात है, गलत आदत है। उसको चेंज करिए, दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत पसीना आता है, तो पसीने से ना जो रुमाल रहता है, हैंकी रहता है, वो भीग जाता है। कपड़े का जो टुकड़ा है वो भी हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। 2 मिनट 5 मिनट के बाद अगर पैसे का नोट भी दे रहे हैं तो भी ना वो गीला हो जाता है। ऐसा रोगी देखा है हमने। तो ऐसे रोगी बहुत सारे आते हैं जो ठंडी में भी, बारिश में भी उनको पसीना आते रहता है हाथ में। और तो उनको कोई मतलब गर्मियों में तो तकलीफ बढ़ती है, बारिश में भी बढ़ जाती है। तो ये एक तरह का तकलीफ है कि मतलब अति स्वेद प्रवृत्ति होती है। तो जब हम बोलते हैं स्वेद, मतलब पित्तम तो स्वेद रखते हो, मतलब पित्त और स्वेद का और रक्त का, पित्त का, रक्त का और स्वेद का एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध है। जब हम सर्दी आना ऐसा समझते हैं तो कफ का विकार समझते हैं। सर्दी भी जो हो रही है, प्रतिशय भी हो रहा है, वह कफ की वजह से हो रहा है। और उसमें भी हमेशा सालों भर लोगों को सर्दी जुकाम होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पानी निकल रहा है। तो इसमें कफत संप्राप्ति होती है, नाक से जो आ रहा है, या पित्त संप्राप्ति जो है वो शरीर से पित्त निकल रहा है। पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ गई है। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, हो सकते हैं। जैसे बहुत किसी ने तीखा चीजें खाया, बहुत नमकीन चीजें खाया, खट्टा चीजें खाया, उष्ण पदार्थ का सेवन दीर्घ काल तक सेवन किया, तो पित्त बढ़ जाता है शरीर में। फिर अचार, मिर्ची, पापड़, अंडा, मांसाहार बहुत खाया, नमक बहुत खाया, गरम और अनावश्यक तीव्र औषधियां खाई। इसी तरह से किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, बुखार है, तो थोड़ा भी रुक नहीं रहे हैं और बार बार मेडिसिन खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, एंटीपायरेटिक्स खा रहे हैं, अति व्यायाम कर रहे हैं, धूप में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, अग्नि या जो जहाँ पे भट्टी है वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बुखार में उल्टा पुल्टा कोई भी दवाई खा रहे हैं,
खाना पीना भी उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, क्रोध बोध कर रहे हैं, शोक भय बोध कर रहे हैं, और शरीर से दुर्गंधी आ रही है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, और अंग खुजली हो रहा है बहुत ज्यादा। ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से पसीना बहुत ज्यादा आता है। कफज कारण जो होते हैं, जो बहुत ठंडी चीजें खाते हैं, मीठा चीजें खाते हैं, नमकीन खाते हैं, खट्टा चीज खाते हैं, जड़ पदार्थ खाते हैं, तेल वाली चीजें, घी वाली चीजें बहुत बार बार खाते हैं, दीर्घ काल तक खाते हैं, जिसको बहुत ज्यादा ठंडी में काम करना है, बारिश में काम करना पड़ता है, बारिश हो रही है और काम दीर्घ काल तक करना पड़ रहा है, तो ये सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो जाके और उसको प्रतिशय सर्दी कर होता है। इस वजह से एक्सरसाइज और हलचल का भाव होना, शरीर का दुर्गंधी आना, अंग बहुत खुजली होना, कंडू होना, ये सारे होते हैं। लक्षण अगर पित्तज रहे तो हाथ पैर में बहुत जलन होती है, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, जो एक्जिला का कांख है वहां पे भी बहुत पसीना आता है। शरीर में कांख से जो पसीना आएगा एक्जिला में, वो दाग पड़ता है कपड़े पे। गर्मी में भी बारिश बहुत ज्यादा पसीना आता है, और ठंडियों में भी आता है। शरद ऋतु में दोपहर के समय बहुत होता है, और गर्मी जब बढ़ जाती है शरद ऋतु में, दिवाली के आसपास, तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, यूरिन कम होता है, मुंह सूख जाता है, शरीर में ऐसे लगता है ड्राइनेस हो गया है। हवा में बैठे या ठंडे पदार्थ लें तो अच्छा लगता है, इतना पसीना आता है। थकावट जल्दी होता है, पसीने को बहुत ज्यादा स्मेल आता है, गंदा स्मेल आता है। एचबी का प्रमाण कभी कभी ज्यादा हो जाता है, और ये हम ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन बढ़ा है तो आंखें और त्वचा, नाखून देख के हम लोग को पता चल जाता है। कफज कारण होता है तो ठंडे काल में और बारिश के टाइम पे भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। यह पसीना जो होता है सर्दी जैसा होता है, सर्दी के सारे लक्षण भी होते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। प्यास लगती है, बिल्कुल नहीं लगती है, सभी तरह से निरुत्साह रहता है। और कफज टाइप में जो पसीना आता है उसमें स्मेल नहीं आता है, लेकिन पित्तज वाले में विस्त्र गंध आता है, कुछ अजीब तरह का स्मेल आता है। इसी तरह से जो सर्दी प्रतिशय रहता है तो वो अग्निमंद होने की वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या करें? चिकित्सा के लिए पित्त शामक चिकित्सा में प्रवाल, कामदुधा, चंदन आदि वटी 3-3 गोली सुबह शाम दे, लघु शेकर भूख के पेट दें, पानी के साथ दें, सारिवा चूर्ण रात को 1 चम्मच दें, रसायन चूर्ण 1 चम्मच सुबह दें। बहुत सारे औषधि लेने के अपेक्षा शतावरी घृत का प्रयोग करें। आर्थिक स्थिति अच्छी है तो मौक्तिक भस्म को लें। मुखपाक अगर है और पसीना भी आ रहा है तो गैरिक भस्म स्याह जीरे का मिश्रण 1-1 पाव चम्मच लें। पसीना अगर बहुत ज्यादा आ रहा है तो रजन्यादि वटी लें, या फिर लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस, अस्थमा की कोई दवाइयां, लवंग आदि गुगुल, अबरक भस्म दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या विरेचन कराना बहुत अच्छा रहता है। तुलसी के पत्ते सुबह शाम अगर चबा चबा के खाएं तो पसीना आना जो है वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो स्वेट ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। जैसे ज्वरांकुश रस, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये ले तो बहुत ही अच्छा पसीना आ जाएगा, बाद में ये स्वेद वस्त्र होता है, शुद्ध हो जाएगा। जहाँ शुद्धि नहीं है वहां पे अति प्रवृत्ति हो सकती है। अति प्रवृत्ति संगो व शरणम ग्रंथियों वा, या स्वेदो मतलब पसीना बहुत अगर आ रहा है तो हमें ये देखना है कि क्यों आ रहा है, हेतु क्या है, घबराहट की वजह से हो रहा है क्या, वो सब देखना चाहिए। इसी तरह से विरेचन कराना बहुत जरूरी है, तो आरगवद का फल मज्जा, हरित की, गुलाब कली, मनुका, ज्येष्ठ मध, इसका काढ़ा कंटिन्यू लेना चाहिए। रोगी बलवान है तो हेमोग्लोबिन का प्रमाण देखें और उस हिसाब से फिर रक्त मोक्षण करें, सिरा वेद करके रक्त निकालें। अगर कफज टाइप है, पसीना आ रहा है लेकिन स्मेल नहीं आ रहा, तो वमन करा दें, त्रिफला जैसे सौम्य विरेचन दे दे तो अच्छा फायदा होता है। पथ्य पथ्य में वही चीज है कि तीखा चीज, खट्टा चीज, नमकीन चीज, बहुत गर्म चीज, चाय, मांसाहार, अल्कोहल, सिगरेट, ये नहीं पीना है। रात को लेट नहीं खाना है, और धनिया का पानी लेना है, और लौकी का पानी लेना है, लौकी का जूस लेना है, तोरई का जूस लेना है, ककड़ी का ककड़ी बहुत खाना है, दूध लेना है, घी, फिर धनिया, धनिया का जो धने जीरे पानी रहता है वो लेना है, आंवला लेना है, नमक कम खाना है। और कफज टाइप है जिसमें पसीना आ रहा है लेकिन स्मेल नहीं आ रहा है, तो लहसुन, पुदीना, अदरक की चटनी खाने में लेना है, गर्म पानी पीना है।
हवा में घूमना है, अचार पापड़ नमक आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक फ्रिज का पानी टालना है, ठंडा मीठा और खट्टा नमकीन ऐसे आहार का सेवन कम करना है। और संबंधित विकार ये भी हो सकते हैं, पसीना ज्यादा आ रहा है किसी को, अति मात्रा में श्वेत प्रवृत्ति हो रही है तो पित्त के विकार हो सकते हैं, कफ के विकार हो सकते हैं, क्योंकि कफ जो है वो द्रव गुण से बढ़ के फिर ऐसा तकलीफ हो सकता है। सर्दी जुकाम हो सकता है, रक्त पित्त हो सकता है, दुर्बलता हो सकती है, मेद का विकार हो सकता है, बालों का विकार हो सकता है, प्रमेह हो सकता है, कंडू हो सकता है। तो निश्चित कारण हमें समझ आ गया, तो उसको निकालने का कोशिश करना चाहिए कि वो कारण न खाएं, वो सेवन न करें, आहार विहार न करें, और नींद अच्छा होना चाहिए, जो हम लोग बातचीत करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। पित्त प्रधान अगर पसीना आ रहा है तो विश्रांति लेना अच्छा है, और धूप में न घूमे। कफ प्रधान है तो ठंडी में, और ठंडी से और जहाँ पे बर्फ वगैरह है वहां से अपना रक्षण करना जरूरी है। तो ये सब, और पानी वगैरह कम पीना है, पानी कम पीना है, जूस सूप वगैरह कम पीना है। बुखार अगर है तो शोष रहेगा और बहुत प्यास लगती है, तो उसमें धनिया का हिम ले, या शड़ंग पानी लें, या फिर आंवला अड़ुलसा मनुका पित्त पापड़ा, इसको रात भर कूट के पानी में डाल के 6 गुना पानी में डाल के भिगो के रखे, और सुबह वो हिम कल्पना या शीत कल्पना ये पिए, तो पसीना वसीना नहीं आता है। धान्य का आदि हिम बोलते हैं, और इसमें सारिवा खजूर मनुका, इसका अगर हिम पिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। शिकंजी, ये वाला शिकंजी पीना भी बहुत अच्छा होता है, नींबू का शिकंजी रहता है, या धनिया का शिकंजी, ये पिए तो अच्छा रहता है। और धनिया जो है यह सबसे अच्छा रहता है, धनिया का जो है वो पीने से बॉडी का हीट बहुत निकल जाता है, तो धनिया जीरा का पानी अगर पिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग अगर कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। कोई, सभी को मौका दिया जाएगा, किसी को ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोई बोल रहे हैं तो बीच में टोका टोकी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कोई केस बताना चाहते हैं? अभय सर, डॉक्टर प्रेम नारायण जी, तनिका मैडम कोई केस डिस्कस करना चाहती हैं? वीना मैडम, चंद्रशेखर जी, राम कुमार जी, डॉक्टर जागीर सिंह जी, डॉक्टर नेहा जी, डॉक्टर महाजन सर, कुछ बोलिए आप लोग। गंगवार सर, हरिहर सर, बोलिए बोलिए। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर, लेकिन आज आपका वो टॉपिक था ना, ट्राइमिनल न्यूरोलॉजी, हाँ जी। मैं नहीं सुन सका था, बाद में मैंने पूरा सुन लिया। तो आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो एक दो पेशेंट को मैंने बृहत्पात चिंतामणि रस से और नसीहत देने से फायदा तो हुआ। कब, अभी दिया क्या? हाल में, 1-2 महीने पहले? नहीं, एक दो ने, इससे मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गया, पहले मैंने दिया। अच्छा, क्या क्या दिए थे सर, एक बार बताइए, सब केसेस बताइए, कोई याद आ रहे तो बताइए। उसमें मैंने ये बृहत्पात चिंतामणि रस हाँ। और एकांगवीर रस और महायोगराज गूगल ये दिया था, अच्छा, और नस्य दिया था। नस से कितना दिया था? 2-2 बूंद डालने को दिया था। क्या चीज का? सिर्फ उसी दिन तो मैंने गाय का घी का ही बोला अच्छा, तो उससे फायदा हो गया था सर? था। जी। परिचय दे दो जो लोग मुझे जानते हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं सर? कोई पेशेंट जो वमन की है उनका कुछ फॉलोअप आया? सर वो तो मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया तो अच्छी तबीयत है, वो फॉलोअप में आएंगे, सभी को अच्छा है। और एक का तो आज मैंने सर वेट 8 किलो कम हुआ 3 दिन। अच्छा, वेट भी कम हो गया? हाँ वेट। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया सर। और वो एक वो डॉक्टर साहब था, उनका 5 किलो कम हुआ। अच्छा, तो खुश है क्या पेशेंट सर? हाँ, और एक वो लड़की थी, उनका जी। 3 3 जैसा ऐसा कम हुआ था। और सब प्रॉब्लम में ज्यादा रहा था। वो आम बात वाला था ना, वो डॉक्टर ने नहीं बोला, दोनों भाई को आपने देखा था पहले। जी। जी। अभी दवाई तो अभी ये वमन किया तो कुछ लेते नहीं है, बाद में लेंगे। लेकिन वो बोलता है कि वो जोड़ों में दर्द था, वो अभी 50% ही रहा है। अच्छा,
वमन उससे भी करने क्या से? फायदा हो जाता है वमन से? हाँ होता है ना सर, आम निकल जाता है, अग्नि अच्छा हो जाता है, तो पेन कम हो जाता है सर। और एक हाँ। कॉलेज में लड़की पढ़ती थी, तो वो दवाई लेने आई किसी की, तो उन्होंने बोले सर मेरे को ये पसीना जाता है, देखो देखो। तुरंत उनका ये रुमाल भीग जाता था सर, हाथ में वो। जी, तो आप उनको भी वमन करा दीजिए ना सर। नहीं, मैंने वो भी 2 साल हो गया सर, तो उसी टाइम मैंने उसको गिलोय घनवटी दिया था, और हाँ। ये दिया था आपने जो अभी बताया नहीं। क्या, धनिया जीरा? हाँ, धनिया का पानी तो दिया ही था। शाम को धनिया भिगो के फिर सुबह में पानी पी लेना। और ये एसिडिटी वाला सुसेखर रस और काम दिखता है, 2-3 वस्तु दी थी सर, उसके फायदा हुआ था। अच्छा, बहुत अच्छा। सर अभी आपका प्रैक्टिस वमन कराने से अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना सर? आप खुश है वोमन ना? का तो सभी का अच्छा आता है सर। जी। और सब पित्त निकलता है ना सर उल्टी में? और ये तीनों को तो मैंने देखा है, एक लड़की जो थी जी। 29 साल की थी ना, मैंने बोला था सर, जी। युवती, तो उनको पहले ज्यादा कब्ज जैसा निकला, जी। फिर बाद में एक नीला रंग का पीत जैसा निकला, जी। और जो बाद में उल्टी हुई वो थोड़ा एकदम पानी पतला जैसा, जो खून न हो ऐसा, लेकिन खून नहीं, लेकिन ऐसा निकला था लाल जैसा। जी। अच्छा, तो अच्छा है ना सर सर? सभी को 12-13 एक अच्छी तरह से आया, और 1-2 बार लेटरिन भी जाना पड़ा, पतला। अच्छा, ये भी हुआ? हाँ तो मतलब शरीर शुद्ध हो गया पूरा? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया हो और गया। हाँ जी। आज 3 दिन हुआ है, अभी सब खिचड़ी ऊपर है, वो कोई खाना नहीं खाते। मैंने उसको डरा दिया था, अगर खाना खाना है तो हॉस्पिटल चले जाना, इधर नहीं आना। जी। क्योंकि संसर्जन क्रम में अगर नहीं ध्यान देते तो सब कुछ खा लेते हैं सर। हाँ वही तो, फिर वो ग्रहणी दृष्टि होती है, फिर और बीमारियां। हाँ, तो और बीमारियां बढ़ जाती है। और सर वो आपका नाती एकदम ठीक हो गए? हाँ सर, वो अभी वो मेरा बड़ा लड़का है ना, उसने हाँ। भी बीएसएम किया है, और वो गवर्नमेंट में है, जूनागढ़ हाँ। के बाजू में बिलखा। हाँ। तो उनके घर गया है 1 हफ्ते से। तो मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है ना सबम्यूकोजल नहीं फाइब्रोसिस? सर, वो दवाई भी खाता था, वो भी छोड़ दी, मेरे को अभी अच्छा है, खाऊंगा खाऊंगा ऐसे करता है। नहीं खाता। हाँ। अच्छा हुआ ना सर, वमन से अच्छा हो गया। हाँ, फायदा तो ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा फायदा है। जी सर। और परसों से अगले दिन मैम को भी याद होगा और आप होगी, ये ट्राइविनल न्यूरोलॉजिस्ट से एक पेशेंट आया था, उसने बोला था मैंने कि कान के पास, आंख के पास और गले में जी। उसको दर्द हो रहा है। जी। तो वो उसने वो उनका एक्सरे भी मैंने आपको भेजा था, उनका निदान भी भेजा था। जी। क्या बोला था वो मेरे मगज में से चल गया सर, वो आप मुझे को याद नहीं रहा। निदान कुछ लिखा हुआ था एक्सरे में। अच्छा, तो उसी अभी? दिन भी आपने बोला था कि उसको नस्य दे दो कान में, हाँ। हाँ। भी कर्म पूर्ण करो, नस्य दे दो, हाँ। और ये सब दवाई दे दो, ऐसा बोला था आपने सर। हाँ, तो शुरू किया आपने? नहीं, शुरू नहीं किया है सर, अभी तो वो विचार रहे। और ऑपरेशन का सोचा था, तो ऑपरेशन वाला डॉक्टर ने तो बोल दिया कि भाई इससे ऑपरेशन से 100% हम गारंटी नहीं दे कि उसका हाँ। सही। हाँ। और ठीक है। आपने तीन वात गजांकुश रस, हाँ। बृहत्वात चिंतामणि, कर्णपुराण, हाँ। नस्य, हाँ। और कफत से हो तो चंद्रामृत रस के क्या बोला था आपने कुछ? मैंने हाँ, के लिए आप कौन सा तेल का दे रहे हैं नस से? अभी कुछ दिया ही नहीं है सर। हाँ तो आप दीजिए ना, फिर बताइएगा वो एक। आएगा, वो तो उसी दिन वो केस टेकिंग के लिए ही आया था, अब बोलेगा तो दवाई करेंगे सर। हाँ ठीक है, तो आने दीजिए फिर करते हैं। हाँ जी। सर आप खुश है ना आपका प्रैक्टिस से, आयुर्वेद का प्रैक्टिस से? नहीं, सर आयुर्वेद प्रैक्टिस है तो सही है सर, जी। फायदा तो होता है।
लेकिन ये वमन में रोज न रोज कुछ नया जानना मिलता है सर। हाँ। उसी दिन मैंने सभी को ये सेंधव का पानी भी पिलाया। अच्छा, सेंधव का पानी भी, अच्छा। 1 लीटर पानी में मेरे ख्याल से हाँ 10-15 ग्राम सेंधव डाल दिया था। हाँ। एक एक गिलास दिया था तो सभी को वमन तो हुआ, लेटरिन भी अच्छा हुआ। वो भी अच्छा है ना, विरेचन भी करता है सेंधा का पानी। और हाँ, गन्ने का रस कितना दिए थे? गन्ने का रस मेरे ख्याल से पहले 5-5 गिलास दिया था, फिर किसी ने हाँ। 2-3 ऐसा लिया, और 2-2 3-3 गिलास यष्टि मधु फाँट लिया था सर। अच्छा। और मेरे ख्याल से 2-2 गिलास दूध क्षीरपाक, यष्टि वो मदन मदन फल। फल पिपली और वच्चा, इनका क्षीरपाक बनाया था। अच्छा। तो एक एक गिलास पिलाया था। अच्छा, तो अच्छा हुआ ना? हाँ, वमन तो अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छा। आपने देखा भी, मैंने परसों भेजा था ना, हाँ जी। कितना सर, वमन होता है अच्छा। और सर आप 1 लाख लोगों को करा देंगे तो फिर वो 10 लाख लोग आएंगे फिर आपके पास। अभी तो सब सामने पूछते तो है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा। हाँ ये भी आज आया था ना, इसलिए मैंने आपको बोला था, वो हाँ हरनिया वाला, हाँ हिटस हरनिया। हाँ। आपके पास यष्टि मधु घृत नहीं होगा ना? मैं भेज दूंगा हाँ, यष्टि ये मधु। इसमें तो घृत नहीं है सर। वो दीपन पाचन करके यष्टि मधु घृत देंगे ना, याटस हर्निया ठीक होता है। पहले तो उसमें जो इरोजन है वो ठीक करना है, फिर बाद में वहां पे स्ट्रेंथ देना है। तो वो स्ट्रेंथ कैसे आता है? तो शतावरी घृत, या फिर बलादी घृत, या अश्वगंधा घृत, विदार्यादि घृत। अश्वगंधा घृत बहुत अच्छा काम करता है। जो हर्निएशन हुआ है उसको वो रीजनरेट कर देगा, नया बना देगा। तो वो हर्निया जो अच्छा। बाहर निकला है वो अंदर घुस जाएगा, मतलब वो पूरा डिजोल्व ही हो जाता है, इतना अच्छा है वो। हाँ। अश्वगंधा काम करता है। स्नेहन जितना हुआ ना, तो वहां पे अपने आप वो सारे लेयर्स अच्छे रिपेयर हो जाते हैं। स्नेहन से इतना फायदा होता है। जी जी यष्टि जी। मधुघृत भी बहुत अच्छा से संधान करता है, हील करता है। जो चीज बाहर गया है, हर्निएशन हुआ है, वो अंदर 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 हील होके भर जाता है पूरा। हाँ, वो तो कल ही आया था ना सर, मैंने कल कल इसी टाइम पे आपने उसका केस टेकिंग किया। जो भी ईसोफेगस की बीमारियां हैं, ईसोफेगस की बीमारियां हैं, वहां पे हिक्का चिकित्सा का प्रयोग करना है। मैंने तो अभी यष्टि मधु एक ही चीज बताया, लेकिन हिक्का चिकित्सा में बहुत सारी वनस्पतियां हैं। तो हमारे हाँ सर ने सिखाया है कि हिक्का की सारी वनस्पतियों को निकालना है और उसका घृत सिद्ध करके देना है, सब अच्छा हो जाता है। हम्म, वो सही बात है। जी। ये सब क्लिनिक में जाने से सीखने को मिलता है, ऐसे नहीं सीखने को मिलता है कि कहाँ पे कौन सा क्या काम करना है। हियाटस हर्निया का आयुर्वेद में आप ढूंढते रहेंगे, कहीं पर भी इलाज नहीं मिलेगा, लेकिन हिक्का चिकित्सा करने से वो ठीक होता है। सर उनका भी एक टॉपिक ले लो अगर टाइम मिले तो। हाँ जरूर। ठीक है। अभी आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर आदित्य शिवहरे सर, आपका कुछ कैंसर का रिसर्च का कुछ बताइए सर। सर रिसर्च तो अब क्या बताऊं मैं, लीगल बाउंड्रीज इतनी है। तो आपने कुछ वो लिया था ना, कुछ तो रिसर्च का, वो जिसमें आपने त्रिवेदी सर वगैरह का फॉर्म भराया था। नहीं सर, वो रिस्पांस नहीं मिला एक्चुअली। अच्छा। कोशिश किया था मैंने, रिस्पांस नहीं मिला। तो एक्चुअली आप। क्या है, हाँ दवाई का प्रोक्योरमेंट में भी प्रॉब्लम आता है हाँ कि वो, अब जैसे जयमंगल रस तो सभी बना रहे हैं, हाँ। तो वो L1 सिलेक्ट कर लेता है। बड़ी प्रॉब्लम है सर, सरकार में कोई मतलब नहीं रिसर्च। और सर आपका अभी तबीयत कैसा है? घी वगैरह खा के आपको क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? सर हाँ, ये मैं शेयर करना चाहता था कि मेरे को डर्मेटोमायोसाइटिस हो गया था सर, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है। आप एक बार वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, सर अगर आपको वो, कंफर्टेबल है तो। सर सो गए सब, मैं वीडियो ऑन जरूर करती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बताइए, चलिए। हाँ बताइए बताइए। सर मेरे को डर्मेटोमायोसाइटिस बीमारी हो गई थी। अच्छा। और ये लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है सर, इसमें मतलब मसल पैरालिसिस, मसल वीकनेस और ये सब हो जाता है। इसलिए मैं पिछले 2-3 महीने से ज्वाइन नहीं कर पाया था सर आयुष सर पर। तो ये क्यों हुआ? आपका एलोपैथी साइंस क्या बोलते हैं? ये हमारे डॉक्टर आदित्य सर हैं, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। इनको आयुर्वेद पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसलिए हम हमारे साथ जुड़े। सर आपके हिसाब से एलोपैथी में क्या इसका कॉज क्या होता है? सर एलोपैथी में इसका कोई कॉज नहीं होता, ऑटो एंटीबॉडीज रहती हैं जो
मसल के किसी प्रोटीन से बाइंड करती हैं, जी। तो वही स्किन से बाइंड करती हैं, तो मसल और स्किन वीक हो जाती है, प्रोन फॉर डिजनरेशन हो जाती है। तो स्किन में फोटोसेंसिटिव में से धूप में निकलेंगे तो सनबर्न आराम से हो जाएगा, क्योंकि स्किन इज प्रोन फॉर डिजनरेशन इस तरीके से। जी। तो सर एलोपैथी में तो कोई हेतु नहीं है, मेरे को बोल दिया था स्टीरॉइड्स और मेथोट्रेक्सेट लो, और यही इलाज है। और इसका लॉन्ग टर्म भी रिमिशन रेट्स, अगर स्टीरॉइड मेथोट्रेक्सेट 5 साल लेते हैं सारी दवाइयाँ, तो भी 20-25% है। दवाई इसलिए लेनी पड़ती है कि पैरालिसिस आ जाती है, मतलब हाथ पैर काम नहीं करते, आदमी में पड़ा रहता था एक जगह, और फिर बाद में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से मृत्यु होती है। तो होर्सनेस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस पहले होर्सनेस चालू हो जाती है। तो सर मैंने इसमें जैसे पंचकर्मा, मतलब खूब स्नेहपान किया सर, बस स्नेहपान, मतलब जैसे अग्नि भी भले कम थी, लेकिन क्लियर सूप में बटर, जो नवनीत होता है ना, सबसे इजीली डाइजेस्टेबल होता है, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल रहता है। तो घर में मैंने मथनी, जो इलेक्ट्रिक मथनी होती है, उससे वो निकालना चालू किया नवनीत। और नवनीत दिन में 100 ग्राम, कृष्ण जी की कहानियां कितनी सच हैं, लोग उसको समझते नहीं है, 100 ग्राम 150 ग्राम तक लेता था सर। तो उससे डाइजेशन और भूख भी, जैसे उसको सूप में मिला लिया, क्लियर सूप्स में मिला लिया। वो सब ठीक है, और लेकिन आपने अग्नि कैसे पहले बढ़ाया? सर डायरेक्ट? अग्नि मैंने लंघन से बढ़ाया, मतलब जब नवनीत लेता था तो सारा हाँ। खाना बंद हो गया था, दाल अच्छा। रोटी चावल सब बंद था सर। मतलब उसको पचने के लिए टाइम देते थे, जब भूख लगती थी तब खाते? यस नेचुरल? सर, यस सर, जब भूख लगती थी तब खाते थे, क्योंकि बस सब्जी सब्जी डाइट में रखी थी, लेकिन जितना भी ये दाल रोटी चावल ये सब बंद किया था। पानी ले लेता था, दाल का पानी चावल का पानी ये ले लेता था सर। जी। और सर उसके बाद सर अलग अलग विरेचन लिए सर, जैसे मिश्रक स्नेहन लिया, गंधर्व लिया, ये त्रिवृत वेदांग का अभिपत्ति चूर्ण लिया। तो बार बार स्नेह करके विरेचन लिया था, तो उससे खड़ा हो गया हूँ सर अभी। अदरवाइज मैं गया था सर, मतलब कम से कम किसी को ठीक करूँ ना करूँ, कम से कम शास्त्र ने मेरी रक्षा करी है। ऐसा लगता है कि अगर नहीं पढ़ा होता आयुर्वेद, तो भगवान जो भी करता है, मतलब बीमारी से और समझ में आया अंदर किस तरीके से दोष आते हैं, और दोष को अलग अलग विरेचन, जैसे अविपत्ति चूर्ण जैसे मेरे पास था, उसमें त्रिवृत विडांग रहता है, तो उसका विरेचन अलग तरीके से काम करता है। और जो अपना मिश्रक स्नेहन रहता है, उसका विरेचन अलग तरीके से काम करता है। तो कम से कम ये एक्सपीरियंस करना कि दोषों को निकाला जा सकता है बिल्कुल, और ठीक हुआ जा सकता है सर, यही अपने आप में मतलब। तो आप और अभी कितना परसेंट ठीक हो गए सर? 35 के आसपास, 30-35% ठीक है सर। मतलब मसल जो पैरालाइज टाइप हो रहे थे वो एकदम ठीक हो गए? नहीं सर, पूरे तो ठीक नहीं हुए, जैसे पहले तो मैं उठ ही नहीं पाता था बैठ के, अभी कम से कम, पहले जैसे ओवरहेड हाथ नहीं जा पाते थे, अभी कम से कम मैंने ड्यूटी 4-5 घंटे जाना चालू कर दिए, नहीं तो बेड पे ही आ गया था लगभग। नहीं, वो सब ठीक है, आपने नवनीत खाया, सब कुछ खाया, तो इसका हेतु क्या आपने सोचा आयुर्वेद के हिसाब से? आप आयुर्वेद इतना दिन से सोच पढ़ रहे हैं, क्या हेतु हो सकता है? स्ट्रेस था? वेग विधारण? रात्रि जागरण? वेग विदारण नहीं था, रात्रि जागरण भी उतना नहीं था। मेरे ख्याल से या तो अभी मैंने बहुत पौधे लगाए थे, तो कुछ वायरल इन्फेक्शन, मतलब कुछ काटा होगा, जंगलों में कट्स लगे थे, मतलब करीब 150-200 पौधे लगाए थे अलग अलग जगह जाके, 200-500 पौधे। तो फिर काफी मेहनत करी थी, धूप में कट्स भी लगे थे, थोड़ा बहुत वायरल इन्फेक्शन हुआ था काटने के वायरल कारण इसको। इन्फेक्शन भी हुआ और थोड़ा बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, अति साहस। ये भी। हाँ अति था। और फिर बैकग्राउंड में जैसे लीगल इश्यूज, थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है कि जैसे आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी भी निकाल देंगे, किसी किसी ने भी कंप्लेन कर दी तो, भले पेशेंट के हित के लिए कर रहे हैं इस तरीके से। तो जैसे कोई गवर्नमेंट पेशेंट आया, उसको बोलते तो है, हृदय में जो रहता है डॉक्टर कैसे ना बोले। तो एक थोड़ा सा वो भी स्ट्रेस रहता है, दूसरे लोग मौका ढूंढते हैं कंप्लेन करने के लिए सर। और थोड़ा विरुद्ध आहार, जैसे अभी तो ट्रेनिंग के सर लिए गया आप था। ऐसा करिए ना, आप मतलब आप कोई डॉक्टर, बीएमएस डॉक्टर को रख लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन उनके हाथ से और स्टैंप उनके हाथ से लेके, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे वो आपके इटाहो से वो है ना, डॉक्टर टिंकल यादव, सर उनसे। प्रॉब्लम ये है ना कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मतलब मैं जब प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ ना सर, तो ऐसा कोई उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जैसे अब जैसे पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया, तो
बस यही प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका प्रिस्क्रिप्शन उनके नाम को रखूंगा, वही है। अच्छा, तो आप मत करिए ना, ऐसे इलीगल है, फिर आप पे सर लेकिन अब वो जान, अब जैसे एक पेशेंट आया था, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परतूरा, मतलब उसके प्लेटलेट ऑटो एंटीबॉडी से कम हो जाते हैं। तो अभी क्या है, उसको मैंने आखिरी में वासा अवले दिया, वो भी शायद डावर मावर का था। तो अभी सर उसके प्लेटलेट काउंट बिल्कुल 2.5 लाख हो गए। हाँ, अब तो इसका एलोपैथी भी एक तो। रास्ता है। सब आपने अच्छा किया, बासावले दिया, वो सब अच्छा है। लेकिन आप जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं गवर्नमेंट का, जिसपे आपका स्टैंप है, उससे मत दीजिए ना, फिर आप फंस नहीं, जाएंगे। उसमें नहीं दे रहा सर, बस खाली कागज पे लिख के देना पड़ता है। रिस्क तो रहती है सर। और फिर ये क्या, ये गांव है जहाँ पर काम कर रहा हूँ ना, तो जैसे सेफ ही बोलते हैं गाँव को, तो आसपास कोई शहर भी नहीं है, टावर 20-25 किलोमीटर दूर है। तो मतलब थोड़ा रिस्क रहता है कहीं। अभी कम से कम एक पतंजलि वाली दुकान है, वहां पे वासा अवले उसने मंगा लिया था। अब पतंजलि की दवाइयाँ भी मैं क्या बताऊँ सर, अच्छी नहीं रहती। तो वो ये दवाइयों की शॉर्टेज, ये सब है। थोड़ा रिस्क रहता है, जो पेशेंट ट्रस्ट करता है ना, तो हाव भाव से पता चलता है, उसको दे देते हैं सर, बाकी रोक देता हूँ। लेकिन ऐसे मतलब बुरा मत मानिए, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर को आयुर्वेदिक दवाई देना गैर कानूनी हाँ है। सर, गैर कानूनी है सर ये। सरकार तो कुछ भी कानून बनाती है, आखिरी में हम वही वही डॉक्टर को सुनना आप पड़ता है फंस जो। जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। यस सर। मैं तो सर ये देखता हूँ, अगर मैं सामने बैठा होता तो क्या एक्सपेक्ट करता डॉक्टर से, उस तरीके से वो इलाज ठीक है, कोशिश लेकिन करता हूँ अगर आजकल पेशेंट ट्रस्ट आप करता। जितना आगे बढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपके दुश्मन भी तो साइड में है ना, आपको यस फंसा। सर, यस सर, यस सर, दूसरे लोग फंसा देंगे, जो काम नहीं करना चाहते वो जबरदस्ती कंप्लेंट डाल। हाँ, तो ऐसे में आप करिए ही मत ना। अभी जैसे बीएमएस वाले हैं, वो एलोपैथी दवाइयां नहीं लिख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अलाउड है, पंजाब में अलाउड है, बाकी स्टेट में अलाउड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे क्लासमेट जो हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जो एलोपैथी कर रहे थे, उन पे रेड पड़ा, पकड़े गए, जेल हो गया। तो ऐसे काम ही नहीं करना है ना कि हमें कुछ क्योंकि पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा फिर। तो तो क्या करूँ, पेशेंट का फ्यूचर खराब है। मतलब पेशेंट का वो फ्यूचर अगर मैं। खराब है, लेकिन अपना अपना भी तो रक्षा करना है। आयुर्वेद में तिनैषणा बोला है, त्रैषणा, उसमें प्राण की ऐषणा, अपने प्राण की रक्षा पहले करना है, बाद सर में क्या होगा, वो पेशेंट को रेफर करते हैं, कहाँ रेफर करें। एक बात तो सच बताओ सर, जैसे आयुष दर्पण में तो भी नॉलेज है, अदरवाइज कहाँ रेफर करें, आसपास कोई एक तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी नहीं है, फिर है भी तो सच बताऊं तो उनको नॉलेज नहीं है। क्या बताऊं मैं रेफर कर चुका हूँ पेशेंट, फिर भटक के फिर वो नहीं आता है। और फिर नहीं तो एलोपैथिक अस्पताल में रेफर करो, तो फिर वही जिंदगी भर वो पछताता रहेगा। तो अंदर ऐसा लगता है ना, एक एक अंदर वो भी तो रहता है, आपका मतलब बात जो। सब सही है, सब सही है, लेकिन आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको आता भी है तो वो नहीं करना चाहिए। यस सर। अब जैसे सर, मतलब क्या करें सर, अगर जैसे मैं तो अभी ये देखिए, सोचता हूँ। स्वप्निल तिवारी जी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो हमारे सारे वीडियोस को अपडेट करते हैं, लेकिन वो कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो इंजीनियर हैं, उनको आता सब है आयुर्वेद। हाँ लेकिन सर, मैं अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता, मैं एक कागज पे लिख के दे देता हूँ, इस तरीके से। आप देखिएगा, अब आपका रिस्क पे है कि आप क्या करते हैं, आपका कुछ नुकसान ना हो, बस ये बात है। सर वो इससे बेटर तरीका मेरे को सच में नहीं मालूम आज के समय में इसका कि। बेटर तरीका यही है कि आप आसपास के कोई जो डॉक्टर हैं, जैसे तनिका मैडम, वीना मैम, कोई जो सब डॉक्टर हैं, उनके हाथ से लिखवा के कर दीजिए। सब बहुत दूर पड़ते हैं, वो एटा, जैसे एटा में है ट्विंकल यादव जी, तो वहाँ पे 50 किलोमीटर, फिर 50-60 किलोमीटर अभी जाना। आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो मैं आ जाता हूँ आपके उधर। नहीं सर, सर आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका इतना काम रुक जाए। लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, बस ये देखिए, मतलब मुझे ये है कि आपने जो पढ़ाई किया, एमबीबीएस एमडी किया है, इतना मेहनत से पढ़े हैं, आप पे आँच आ जाएगी तो फिर नुकसान हो जाएगा। जी लोग ना सर। बहुत सारे दुश्मन वृत्ति के हैं आसपास, जी जी सर। राक्षसी वृत्ति के हैं। आप अच्छा काम करने जा रहे हैं तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, भले अच्छा काम है, लेकिन वो नहीं, तो फिर आप लीगली फंस ना जाए, इसलिए। और सर मैंने एक चीज और देखी है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, जैसे जब सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना किसी चीज में, मतलब जो सिस्टम नहीं वो है, अगर उसके अगेंस्ट जाके आप किसी को ठीक करते हो ना, तो वो दोष कहीं ना कहीं अपने पास आते हैं सर। हाँ, तो मतलब पहले मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे
महादेवन सर, ये सब जो जल्दी मरे हैं आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर्स। अब मेरे को समझ में आ रहा है सर कि जैसे जब हम सिस्टम के अगेंस्ट, ऑर्डर के अगेंस्ट, एक अगर सिस्टम है, जैसे एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑलरेडी स्टेब्लिश हो गया है, वहाँ पे औषधियाँ आ रही है, वहाँ पे आप इलाज कीजिए, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब सिस्टम के अगेंस्ट जाके करते हैं ना सर, तो कहीं ना कहीं से वो दोष आते हैं सर, ये भी देखा है मैंने। तो मत ये मैं करिए। मतलब ऐसा आप नहीं कि वो किसी भी रूप में, अंदरूनी रूप में आते हैं चाहे बाहर के रूप में आते हैं, ये मैंने सर देखा है मैंने, तो सर कसम से। आप एक काम करिए ना, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आप जो पैथी से हैं उसी पैथी को अच्छा करिए ना, उसी में अच्छा काम करिए। उसी में भी आप जैसे कट प्रैक्टिस ना करिए, उसी में अच्छी दवाइयां दीजिए, जैसे नहीं जनरल। सर, कुछ कट नहीं लेते सर, कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं लेते। सरकार जो तनख्वाह दे रही है उसी को समझ के लेकिन कहीं भी आउट ऑफ द उसी ऑर्डर में भी जाके आज अच्छे आगे बढ़े। एमबीबीएस डॉक्टर की भी जरूरत है समाज में। तो जो यस पैथी से है वही अच्छा करें। अभी मुझे होम्योपैथी नहीं आता, मुझे यूनानी नहीं आता। मैं लेक्चर वीडियो देख के और होम्योपैथी शुरू कर दूं, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं ना उस चीज में। और मुझे लीगली, मतलब कानून से उसका अधिकार नहीं है, तो मैं क्यों दूंगा होम्योपैथी यूनानी, क्यों दूंगा? जो पैथी है उसी में परफेक्ट बनिए। अभी यहाँ यस पे वंदना मैडम के जो गुरुजी हैं डॉक्टर वसु सर, वो सिद्धा मेडिसिन के सबसे एक्सपर्ट हैं। तो सिद्धा यस। दवाइयाँ देते हैं, उनको आयुर्वेद सब आता है, मतलब, लेकिन वो सिद्धा ही देंगे और कुछ नहीं देंगे। ना योगा देंगे ना कुछ और देंगे। अपना पैथी ही करना चाहिए। यस। हाँ, कहीं ना कहीं फंस गए तो फिर नुकसान होगा ना, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और लोग आपकी अच्छाइयां नहीं देखेंगे, वहां पे बुराइयां नहीं नहीं, निकालेंगे। बुरा ही देखते हैं लोग तो क्या है। इसलिए मत सर करिए, आप एलोपैथी के ही अच्छा सर, काम करिए। लेकिन मैं बताऊं सर, क्या होता है ना कि जैसे जब हम अपने, जैसे हर आदमी एक युद्ध में है, ये कर्म भूमि है। और सर जितना हम उसमें आगे बढ़ते हैं ना, अगर हाँ हो सकता है हमें हानि हो जाए जबरदस्त, लेकिन अगर मरीज को आराम मिलता है ना सर, तो हमारी प्रगति भी होती कहीं ना कहीं से, आध्यात्मिक से। वो होती है, लेकिन आप ऑथराइज्ड नहीं है यस सर, आयुर्वेद और के लिए। तो क्यों गैर कानूनी काम करना है? अंदर से आता है ये सर, इसलिए ये करना आपका पड़ता इंटेंशन जो है वो मुझे समझ गया कि आप अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए, लेकिन गैर सर, कानूनी काम। बीच में मैं बोलूं क्या हाँ, सर? हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए मैम। डॉक्टर आदित्य जी, आप बीएमएस हो जाइए ना, तो एग्जाम दीजिए। मैम अभी जैसे बच्चा है, लोन है 6 साल का, तो और फिर क्या है, पेंशन भी रुक जाएगी अभी, जैसे सरकारी नौकरी की पेंशन, सब हम्म, फैमिली के लिए सब को छोड़ के बीएमएस करना पड़ेगा। बच्चे का करियर वो सब देख के फिर लॉस ऑफ पे जाएगा ना बीएमएस। नहीं, ऐसे नहीं है, आप ना एडमिशन ले सकते हैं बीएमएस में, और हाँ। एग्जाम दे सकते हैं। आपको तो सब आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी सब आता ही है, और जी आयुर्वेद भी सर। आता है। आपका ऑथराइज्ड डिग्री हो जाएगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। हो और वहाँ जाएगी बहुत ना सारे, डिग्री? हाँ, बहुत तो सारे उसमें कॉलेजेस हैं अमरोहा में या फिर मेरठ में, कितने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए आयुर्वेद कॉलेज में। आप डेली अटेंड मत करिए कॉलेज। आपने ग्रंथ पढ़े हैं, सब कुछ पढ़े हैं, बीएमएस का डिग्री तो चाहिए। हम्म। क्या प्रॉब्लम? एग्जाम सब, उसके लिए सर सेविंग्स एक बार हो जाए, अभी सेविंग्स भी नहीं है एक्चुअली में। अभी लोन वोन पे जा रहा है, क्योंकि उसमें भी 6-8 लाख तो लगेंगे कम से कम फीस में। लेकिन ये काम मत करिए कि आपका कैंसिल हो जाए रजिस्ट्रेशन। आईएमए जो है ना बहुत ही बेकार है, इंडियन यस यस। मेडिकल एसोसिएशन, वो किसी और के। बताइए, जब ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया था तब अलाउड था, अब बंद कर दिया। ये तो हाँ, प्रोग्रेस हो रही। हाँ। महेंद्र सर, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सर एक ऑप्शन बता रहा था इनको, जैसे इनको पेशेंट को दवाई लिखनी है, तो ये अपन के किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से उसको कंसल्ट करके और वहां से व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन मंगवा लें, आराम से दवाई दे सकते हैं, कहीं दिक्कत ही नहीं है। सर लेकिन ये वो व्हाट्सएप भी अलाउड नहीं है ना सर, व्हाट्सएप पे नहीं सर, व्हाट्सएप व्हाट्सएप अलाउड रहना नहीं हुआ, है। व्हाट्सएप से कोई कोई नहीं रोकेगा पेशेंट को मेडिसिन देने पर। सर हाँ, व्हाट्सएप पे अलाउड है। व्हाट्सएप पे आप प्रिस्क्रिप्शन बना के अपना साइन करवा के आप भेज सकते हैं, और वो चीज अलाउड है सर। सर तो बस आदित्य चीज सर ये है आप ना कर कि, सकते हैं। मैम चीज ये है ना कि ये पेशेंट मतलब मैं फ्री में देखता हूँ, अब किसी हाँ तो डॉक्टर को हमें बार बार नहीं, डिस्टर्ब करूँ। आप हमें बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमें बोल सकते हैं, हम भी सर फ्री में उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन सबसे भेज बड़ी सकते बात हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि आपको चिकित्सक को समझाना पड़ेगा, इसके लिए ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ। भाई जब तक मैं समझूंगा नहीं, मैं उस दवाई को नहीं लिखूंगा, ये मान के चलो जी आप। बिल्कुल सर, हो सकता है आप गलत हो चाहे सही हो, जी लेकिन सर उस बिल्कुल। मेडिसिन को लिखने से पहले आपको मुझे समझाने पड़ेगा कि मैं इस पेशेंट को ये मेडिसिन इसलिए लिख रहा हूँ। जी यदि सर आपके दिमाग में बिल्कुल। कुछ और आ रहा हो तो वो बताओ मुझे।
तो जी सर आपके दोनों बिल्कुल। काम हो जाएंगे। आपको 15-20 मिनट 1 घंटा खराब होगा, लेकिन उससे आप उनको समझा कर उस मेडिसिन को वापस लिखवा सकते हो। मैं तो आपको जी ऑप्शन सर। बता रहा हूँ, वो तो आगे आपकी इच्छा है जो आप करोगे। नहीं सर, नहीं सर, आप अच्छा बता रहे हैं सर। जी सर। जी क्या सर। है सर, लीगली फंसने नहीं चाहिए, नहीं तो वो एक्शन होगा ना, सब इंक्वायरी होगी, आपने क्यों दवाई दिया, कैसे दिया, कैसे, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत। और एक बार नाम चला गया तो उससे मतलब कलंक लग गया तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर। जी सर। जी। अब जैसे सलमान खान, सॉरी, संजय दत्त था। संजय दत्त ने हथियार रखे थे अबू सलेम के, उसने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके घर पे हथियार पाए गए और बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो उसको जेल में डाल दिया गया। उसको वो मतलब कलंक को धोने में कितने साल लगे, उसको येरवड़ा जेल में, पुणे में रखा गया, वहां मुंबई के जेल में रखा गया। मतलब उसने कोई क्राइम नहीं किया था, लेकिन हथियार उसके घर पे क्यों पाया गया, इससे टाड़ा लग गया था। तो ये कलंक निकलना बहुत मुश्किल होता है सर। मैं, आप मेरे बात की गंभीरता को ध्यान में रखिएगा, मैं जो बोलना चाहता हूँ, मैं जी सर। आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो आपको चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन कहीं लीगली फंसे ना कोई भी। जी सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और आपको अगर अच्छा ही लग रहा है, आप एलोपैथी साइंस में ही करिए ना सर। अभी मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मैं 23 ईयर से आयुर्वेद ही करता हूँ, जहाँ पे सर मेरे मेरी मैं। मेरी इच्छा है सर एमडी एनेस्थीसिया कर लूँ, जिससे आईसीयू चालू करूँ, लेकिन अब क्या है ना सर, बच्चा 6 साल का है और लोन भी है ऊपर सिर में, तो तो 5-6 साल तो वैसे ही लगेंगे, फिर हो पता नहीं जाएगा, कितना लेकिन मेंटल हो आयुर्वेद का सकता है। दवाइयां मत दीजिए, आप फंस जाएंगे सर, कभी ना कभी फंस जाएंगे। आपने 100 पेशेंट अच्छा किया और एक पेशेंट खराब हुआ तो आप पे कलंक लग जाएगा। मेडिकल लीगल केसेस बहुत डेंजरस होते हैं सर। यस। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तनिका मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। वीना मैम, कोई केस? प्रणाम सर। सर गुड इवनिंग। हाँ। सर मेरा एक केस है, एक पेशेंट है सर। तो हाँ। उसको लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर ने 6 मंथ पहले कंसीव हुआ था। तो फिर उसका सर 2-2.5 महीने के बाद ना उसका मिसकैरेज हो गया, क्योंकि उसका यूट्रस ना वायबल प्रेगनेंसी मतलब होल्ड नहीं कर पाया। तो उसका मिसकैरेज हो गया उसके बाद, 4 मंथ्स के बाद। हम्म। फिर उसके बाद सर अभी उसको फिर से कंसीव हुआ। तो हम्म। उसके बाद उसको कंसीव होने के बाद क्या हुआ कि अभी उसका फिर 2 महीने के बाद अपने आप मिसकैरेज हो गया। तो क्यों, अब वो ये क्या हेतु, क्या है, क्यों? सर हेतु हेतु है उनका डाइट स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल, उनका वेट बहुत ज्यादा है। और वो चीजें वो नहीं कर पाती हैं, मतलब उनको उनके पास टाइम नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, वो बेल्जियम में है। तो वो उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपना वेट लूज करे। BMI इज 32। तो ये इतना वेट कैरी करके चल रही हैं, और खाने पीने में भी सर कंट्रोल नहीं है। तो एक्सरसाइज 0 पार्ट है। तो वही चीज है सर इनका हेतु। और बात ये है कि अभी 2 महीने के बाद अभी जो मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है उनको, जो HCG लेवल है उनका, वो डाउन नहीं आ रहा है। तो जैसे डाउन नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर्स को उन्होंने बताया था वहां पे बेल्जियम में। तो डॉक्टर्स ने बोला है कि आपका HCG लेवल इसलिए डाउन नहीं आ रहा बिकॉज वो जो प्रेगनेंसी थी वो वायबल प्रेगनेंसी नहीं थी। और वो जैसे एच मोल हाइडेटिव मोल होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलेंगे। और उसके बाद अभी आपको अगर ये नीचे नहीं आता है 1 हफ्ते तक, क्योंकि दो ऑलरेडी उन्होंने 1.5 हफ्ता वेट किया है, तो उनका बहुत ज्यादा 3,000-4,000 लेवल उनका बढ़ ही जा रहा है। तो बीच में एक बार भी डाउन नहीं हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि अभी इनको कीमोथेरेपी दी जाएगी। तो सर इसमें हम कुछ आयुर्वेद में कर सकते हैं जिससे आयुर्वेद में HCG हम लेवल। वमन करा सकते हैं, विरेचन करा सकते हैं। अच्छा, आप वो बोलेंगे दूर कि है तो फिर वो ऐसे नहीं, हो सकता है। दूर नहीं है अभी, फिर वो केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट कितना होगा बॉडी में? वो तो है सर, वो तो मीथोट्रेक्सेट वगैरह लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर वो अलग चीज है, फिर कंसीव करने में भी दिक्कत होगी क्योंकि एज ऑलरेडी 37-38 है। तो बोलिए ना कि आप इंडिया आ जाइए, वमन विरेचन करके फिर चले जाइए, बॉडी का क्लींजिंग हो जाएगा। इंडिया तो आएंगे वो सर, इंडिया अभी आएंगे सितंबर के, मिड सितंबर में आएंगे वो। तो आप उनका ऐसा टाइट शेड्यूल बना दीजिए कि वमन करना है, विरेचन करना है, तभी ये सब चीजें ठीक होंगी, और केमोथेरेपी ना लें। ठीक है, फिर ये और बोल देती नेचुरल वे में आप ही कर सकते हैं, उनको वमन विरेचन करके बस्ती दे दीजिए, और हो जाएगा, कंसीव हो जाएगा, और वो हो जाएगा पूरा सक्सेसफुल। सर। वो हाँ जी 2 हफ्ते के लिए आएंगे अभी यहाँ पे ना, इंडिया में। तो ठीक है फिर मैं ना, उनको, 2 हफ्ते के लिए भी आप योग बस्ती तो दे ही सकती हैं, या काल बस्ती दे ही सकती हैं। हाँ बस्ती तो मैं दे दूँ, बस्ती की कोई दिक्कत नहीं बस्ती है, दे बस्ती दीजिए, तो बीच मुझे बीच में चाहिए। विरेचन दे दीजिए, और जाते टाइम हाँ उनको विरेचन का दवाई दे दीजिए।
तो कोई भी विरेचन की दवाइयां लेंगी तो 7-7 दिन में शुद्धि होते रहेगा, एससीजी लेवल नॉर्मल हो जाएगा, केमोथेरेपी के जहर से तो बच जाएंगी। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए उसको कैस्टर ऑयल बोला था कि तुम विरेचन के लिए, क्योंकि वहां पे तो कुछ त्रिवितलेहम या कुछ ऐसा कोई आरोग्यवर्धनी वटी हाँ वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, तो मैंने बोला कि तुम एटलीस्ट रोज कम से कम 6 से 10 ml तुम रोज लो कैस्टर हाँ ऑयल, हाँ, उससे ही कम हो जाएगा। उससे हो सही। जाएगा। हाँ, और उनको अजवाइन तो मिलेगा, जीरा मिलेगा, शुंठी मिलेगा, अदरक मिलेगा, हाँ जी, वो तो है सर वहां पे। तो उससे दीपन पाचन हो ही जाएगा उनका, अग्नि अच्छा हाँ, हो शुंठी जाएगा। वाला पानी तो मैंने बोल दिया था, और वो दशमूला अरिष्ट भी बोला मैंने कि वो भी ले लो आप थोड़ा सा। गर्भाशय शुद्धि हो जाएगा ठीक। हाँ, उनको कोई केमोथेरेपी वगैरह में मत पड़े, वो चक्रव्यूह है, एक बार फंस गए तो निकल नहीं सकते। नहीं निकल सकते ना, क्योंकि उन्होंने बोला 3 साइकिल्स आपको चलेंगे, तो उसके बोले अगले साइड उनको, वो ये बोल सकते हैं कि हम उसको बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ऐसे टाल दें, और यहाँ आके आपके पास अच्छा करके फिर चेक करा के वहां भी चेक करा लें, एससीजी नॉर्मल हो गया तो प्रेशर ही नहीं रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं अभी यही बोलती हूँ उनको फिर। और आप यहाँ दशमूल काढ़े का, धन्वंतर तेल का अल्टरनेट डेज या सहचरादी तेल, दशमूल क्वाथ का अगर बस्ती देंगी तो वो नॉर्मल हो जाता है, सारे हार्मोन्स सब अच्छे हो जाते हैं, ठीक है सर, थैंक यू सर। नस से मैं भी तो दूर। आएंगे ना, फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, एक्चुअली वो मेरी हाँ भाभी ही है, तो फिर मैं हाँ, आपको ऐसे करूंगी। मैंने केसेस सॉल्व किए हैं, तो हो जाता है, ये शोधन से हो जाता है पूरा, पंचकर्म से। हाँ और ठीक है सर। आप उनको कॉन्फिडेंटली बोलिए कि होता है ठीक, ऐसा नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेंगे, ऐसे नहीं, होता ही है ठीक, ऐसे बोलिए। ठीक है सर, मैं उनको बोल दूंगी, और ये बोल देती हूँ कीमोथेरेपी मत ले, अभी हम्म। वेट करते हैं, अभी आप आओगे तो फिर हम लोग पहले शोधन क्रिया करके फिर हम देखेंगे क्या हाँ, करना और बोलिएगा कि आप केमोथेरेपी लेंगे तो वो कंसीव होने का दूरी और बढ़ जाएगा, फिर कंसीव नहीं हो पाएंगे आप। है। हाँ वही सर, एक्चुअली बार बार, एक्चुअली वो पहले तो हो ही नहीं रही थी, कंसीव नहीं हो रहा था, जब हुआ तो वही 4 मंथ पहले हमने बात करी थी इस टॉपिक पे भी, वो बेल्जियम में है, मेडिसिन नहीं मिली यहाँ से, आयुर्वेदिक मेडिसिन वहां पे मिलती ही नहीं है, तो वो जब तक मेडिसिन पहुंची वहां पे वो उनका मिसकैरेज हो गया, फिर उसके बाद अभी फिर से कंसीव हुआ, पर वो कंसीव जो था वो 2 महीने के बाद फिर से वही हो गया, तो ये बस है अभी दिक्कत। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे आपके हाथ में है सब कुछ, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये अंकित अग्रवाल जी, आप हैंड रेज किए, कुछ बोलना चाहते हैं? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने? जी सर, एक बात बताओ। हाँ बोलिए सर। ए, 8 तारीख को मेरे को एक पेशेंट आया था, 50 साल की उम्र थी, जी। और उनको प्लेटलेट 70,000 था अच्छा। केवल। तो मैंने हम्म। बोला कि भाई आप अगर आप कहीं एडमिट हो जाओ तो अच्छा। तो बोला कि मैं जिनके वहाँ काम करता हूँ ना, वो हमारा सेट नहीं है, तो मेरे हम्म। थोड़ी कुछ भी दवाई दे दो। बोतल बोतल तो चल रहा था, लेकिन उनको थकान बकान ऐसी ज्यादा लग रही थी, सांस भी फूल रहा था, ऐसा लगा। हम्म। तो मैंने बोला कि चलो कुछ देता है, रस पाचक, रक्त पाचक, हम्म। सुदर्शन, चंद्र प्रभा और गलो घनवटी, ये हम्म। 5 को 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। हम्म। हम्म। और गिलोय का स्वरस, हम्म। वासा स्वरस और पपीता हम्म। का स्वरस 1-1 चम्मच दिन में 3 बार। हम्म। वो तीसरे दिन आया, मेरे को तो भूख भूख अच्छी लगती है, और मैंने उसी टाइम फिर वापस उसको कराया हम्म। प्लेटलेट, तो 1,05,000 हो गया। हम्म। वो आपका बात सब सही है, ट्रीटमेंट भी सही है, आपने सोचा कैसे, क्या रस पाचक क्यों दिया वो बताइए? ठंड लग के बुखार आता था ना सर, हाँ, तो क्या? तो इसमें आपने बोला था ना कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जो बुखार आता है इसमें ये देना, या तो चौथे दिन होता तो मांस पाचक देना, ये देना, ये सब कभी सुना था, इसलिए इधर याद रस। हम्म। नहीं, वो सही है, आप सही जा रहे हैं, रस धातु और रक्त धातु को अच्छा करना है, तो पाचक देंगे तो प्लेटलेट ठीक हो ही जाएगा, आप सही जा रहे हैं, मैं यही सुनना चाहता था आपसे। जी सर। सही किया आपने, और महासुदर्शन भी दिया ना आपने, क्या क्या दिया एक बार फिर से बोलिए, 2-2 गोली क्या क्या मैंने दिया? दिया बोलिए। कि सर उसको, रस पाचक 2 गोली, रक्त हाँ पाचक, हाँ सुदर्शन घनवटी, फिर हाँ चंद्र प्रभा और हाँ, गिलोय घनवटी, वो सही है ना? 10-10 गोली सुबह दोपहर शाम। जी। और पपीता का रस 1 चम्मच, 1 चम्मच गिलोय पान का रस और 1 चम्मच वासा रस, जी। इतना दिया।
जी। और ज्वर के लिए मैं अभी कुछ नहीं देता हूँ, तो और कुछ दे सकता है? अभी इतना ही दीजिए सर, रिजल्ट आ रहा है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसको ही कंटिन्यू करिए, 45 डेज देखिए, स्टॉप कर दीजिएगा। उसने तो बस ही 8 तारीख से आज तक लिया, फिर तो फिर घूमते फिरते कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया सर। सर आपने बहुत अच्छा इलाज किया, प्राउड ऑफ यू सर। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जितना अच्छा वमन कर रहे हैं उतना अच्छा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, शमन चिकित्सा। ठीक है सर, थैंक यू। अंकित अग्रवाल जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। तो मेरे एक जानकार है बैंगलोर में, उनके ना टंग में नीचे की साइड एक पिंपल टाइप हो गया है, अच्छा। और वो ठीक नहीं हो रहा है। तो एलोपैथी में दिखाया था, तो वो सर्जरी के लिए कह रहे थे, ट्यूमर बता रहे थे। उसका कुछ हो सकता है आयुर्वेद हाँ, से? आप फोटो भेजिए, रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बता दूंगा। उन्होंने रिपोर्ट कोई कराई नहीं है, इसके लिए किस चीज़ की रिपोर्ट करा सकते हैं? फोटो तो भेज सकते हैं, फोटो हाँ हाँ, भेजिए। फोटो फोटो भेज। ठीक। ठीक है। और ये शशि तिवारी मैडम है, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल का जैम भेजा है ग्रुप में। शशि तिवारी मैडम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपने कोलेस्ट्रॉल का जैम बना के भेज दिया। कोलेस्ट्रॉल का जैम नहीं सर, एक पेशेंट था, मैंने कहा ब्लड लेटिंग कराना है, पहले सैंपल के लिए निकलवा लेना, उसके बाद में मुझे उसका फोटो भेजना जो आगे आपका किडनी ट्रे में ब्लड गिरेगा। तो वहां पर देखिए जो ब्लड गिरा है सर, एकदम क्लियर कट नजर आ रहा है कि थिक ब्लड है। तो मेरा कहने का मतलब वही है, और फिर मैंने उसकी एक वीडियो भी मैं भेजूंगी ग्रुप में, भी देखती हूँ, सर्च करती हूँ, मेरे पास होगी। तो ब्लड भी जब गिर रहा था ना, तो टाइम लगा लगा कर गिरा था, एक ब्लड में स्ट्रीम होनी चाहिए, वो स्ट्रीम नहीं थी। और ये तो कुछ ज्यादा ही मतलब क्लियर कट दिख रहा है कि उसका था कोलेस्ट्रॉल लेवल 350 वगैरह के आसपास था। तो ये उस पेशेंट का ब्लड है सर। तो इसी को हम पचाने के लिए रक्त पाचक देते हैं ना, विरेचन कराते हैं। हाँ यही जी, हाँ जी। ही रहती है ब्लड में, इसलिए बीमारियां होती हाँ। है। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम रखा गया ब्लड है इसलिए जमा हुआ है, कुछ ही टाइम बस निकले हुआ था, फिर मेरे पास वीडियो आया था। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि ब्लड कितना गाढ़ा है सर। जी। जी सर, थैंक यू सर। कफज रक्त दुष्टि लग रहा है, कफ वाला। हाँ जी, हाँ जी आम सर। भी है, आम भी है। आप हिस्ट्री लीजिएगा तो पता चलेगा कि उनको फीवर भी आता होगा पहले। जी सर, मैं पूछती हूँ जी। थैंक यू सर। आप कितना अच्छा भेजी, प्राउड ऑफ यू मैम, शशि मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। तनिका मैडम, आपने बहुत अच्छा केस बताया आज, वो आप केस सॉल्व कर सकते हैं। और 37 ईयर है ना, तो डरने वाली बात नहीं है, कंसीव हो जाएंगी वो। जी सर, सर मैं ट्राई ट्राई जरूर करूंगी सर उनको जी। केमोथेरेपी के जाल में मत जाने दीजिए, वो एक तरह का पॉइजन होता है, वो डालते हैं। बॉडी को जरूरत है क्या केमोथेरेपी की? जब हमारे शोधन से ही ठीक हो रहे हैं तो वो सब क्यों कर रहे हैं? और केमोथेरेपी के बाद क्या होगा, क्या मतलब उखाड़ लेंगे, वो कुछ अलग चीज करेंगे क्या? फिर वो नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, अनओव्युलेटरी साइकिल शुरू हो गया तो क्या करेंगे फिर? ठीक है। वैद्य सपना खत्री मैडम, आप कुछ केस डिस्कस करना चाहती हैं क्या? सपना मैडम, आप सुन पा रही हैं तो बोलिए। नहीं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ईश्वर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सर, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वीना मैम, कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं बोलना चाहते। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूं, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को थैंक यू।